दोस्तों, हमें आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाना है तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आज तक 75 ईयर के बाद आदिवासी समाज के लिए हमने क्या क्या किया और बाद में उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। उन पर मुझे लगता है कि आज मैं अपनी बात प्रस्तुत करूंगा। जब हम भारतीय समाज में आदिवासी समाज की बात करते हैं तो क्यों आदिवासी समाज की बात करनी चाहिए? क्योंकि हमारी जनसंख्या पर हम दृष्टिपात हो तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 2011 की जनसंख्या के तहत 8.6% हमारे आदिवासी भाई बहन की जनसंख्या है और भारत के 700 अधिसूचित आदिवासी जिले हैं। इसमें हम देखें तो सबसे ज्यादा भील जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आते हैं गोंड और बाद में संथाल, उराव, मिनस, बोडो और मुंडो का समावेश होता है। राज्यों की दृष्टि से हम जनसंख्या देखें तो मध्य प्रदेश का नंबर 1 है जो 14% आबादी आदिवासी समाज की है। बाद में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात का नंबर आता है। हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जनजाति का अनुपात 11.3% है, जो कि वह शहरी क्षेत्र में 2.8% है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मध्य भारत में 75% जनसंख्या निवास करती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसमें केवल 12% जनजाति निवास करती है। जनजाति समाज को हम भौगोलिक विवरण में देखें तो दो प्रमुख विवरण सोशल साइंस में उपलब्ध है और सबसे ज्यादा डिस्कशन उनकी लोग करते हैं। इसमें एक है बीएस गुहा का। वो कहते हैं कि भारत के आदिवासी समाज मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में निवास करते हैं: उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। और वेरियर एल्विन कहते हैं कि भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से हम आदिवासियों की श्रेणियों को देखते हैं तो 4 क्षेत्र में विभाजित है। भारत के जो प्रख्यात समाजशास्त्री है प्रोफेसर जीएस पुरी है, उन्होंने जनजाति विकास को देखने के लिए कहा कि जनजाति समाज को विकास के प्रवाह से जोड़कर देखना चाहिए, जो कि एल्विन का मत था कि उनको अलगता की दृष्टि से देखना चाहिए। वैसे तो हम देखें तो भारतीय समाज में आदिवासी समाज को समझने के लिए बहुत काफी गहन अध्ययन हमारे समाज वैज्ञानिक, जीवन शास्त्री और समाज शास्त्रियों ने किया है। इसमें वेरियन एल्विन का नाम है, एलपी विद्यार्थी का नाम है, सुरजीत सिन्हा का नाम है, रॉय बर्मन का नाम है, मेलिनोवस्की की बात करते हैं, हम एलपी विद्यार्थी की बात करते हैं और अंत में आज जो भारत में सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है, जो प्रोफेसर विर्जिनियस खाखा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर है, और उन्होंने आदिवासी को एक न्यू फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है। जब हम आदिवासी समाज की नीति के बारे में बात करें तो दोस्तों, हम सबको पता है कि सबसे पहला आयोग भारत में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था और उनका प्रमुख काम था कि हमारे देश में जो जनजातियां है उनको परिभाषित करें। तो बाद में एल्विन कमेटी बनी, इसके बाद ढेबर आयोग की बात आई, बाद में लोकू समिति की बात आई, शिलू समिति बनी और ये सब ने आदिवासी समाज के जो प्रमुख डेवलपमेंट के मुद्दे हैं
उनके कल्याण के इश्यू है, उन पर गहराई से नीति बनाने की कोशिश की। और 1970 में ट्राइबल सब प्लान करके एक पॉलिसी हमारे सामने आई। जो पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य था कि हमारे देश में जो आदिवासी समाज निवास करते हैं उनको हमें सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य दृष्टि से विकास करना। तो उनके लिए सबसे पहले हमारे देश में ट्राइबल सब प्लान, जिसको हम शॉर्ट में टीएसपी कहते हैं, 22 राज्य और 2 केंद्र शासित क्षेत्र में उनका प्रारंभ हुआ। प्रारंभ के तहत इसमें 5 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था कि जनजातीय लोगों की आवश्यकता को जानना और उनकी समस्या को पहचानना। दूसरा था उनके विकास के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करना। और तीसरा था उनके लिए विभागवार योजना तैयार करना। चौथा था प्रशासनिक कार्य प्रणाली तैयार करना। और 5वां था उन पर निगरानी रखना और उनका मूल्यांकन करना। मतलब कि टीएसपी का प्रमुख उद्देश्य था कि जनजाति समाज का सामाजिक आर्थिक विकास करना और उनको विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्त करना, कैसे बचाना, उन पर कष्ट करना। तो हम देखें कि ये सब 1972 और उसके बाद ये सब हुआ। तो आज आदिवासी समाज खासकर शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ है? तो दोस्तों देखे और भारत सरकार के स्टैटिस्टिक देखे तो इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो नामांकन के लिए अभियान चलाए जाते हैं हर स्टेट में, इसमें सरकार को एक अच्छी सफलता मिली। दूसरी बात है कि जो साक्षरता जिले है पूरे देश में, इसमें खासकर जनजातीय जिले पर खास फोकस करने की कोशिश की। तो क्या किया कि जहां सबसे ज्यादा चिंता का विषय है खासकर साक्षरता की बात क्षेत्र में, इसमें आवासीय स्कूल डेवलप करना, खासकर गवर्नमेंट हॉस्टल डेवलप करना, मतलब कि छात्रावासों की स्थापना करना, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, मतलब कि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कुछ बेसिक फैसिलिटी चाहिए, रहने की फैसिलिटी हो, प्रशिक्षण की फैसिलिटी हो, छात्रवृत्ति की फैसिलिटी हो, वो अर्पण करना है। साथ में आदिवासी समाज केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, पायलट के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, इसके लिए भी गवर्नमेंट की ओर से प्रावधान किया गया। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 1961 में जनजाति समाज में 10% साक्षरता थी। 1991 में देखें तो 30% साक्षरता थी। और 2011 में हम देखें तो हमें खुशी होगी और वो है 59.9% साक्षरता बढ़ी। मतलब कि आज हमारे देश में 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। इसमें 4000 स्टाफ काम कर रहे हैं और 1,05,000 स्टूडेंट इसमें शिक्षा ले रहे हैं। और 30 लाख स्टूडेंट ने प्री मैट्रिक से लेके एमफिल, पीएचडी और एब्रॉड जाने के लिए जो फेलोशिप मिलती है वो भी प्राप्त की है। और केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, शिक्षा में खासकर इंजीनियर का फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो, तकनीकी का फील्ड हो एवं सैनिक का फील्ड हो, सब में उन्होंने प्रवेश किया। अतः आज हम देख सकते हैं कि आज हमारे आदिवासी भाई बहन नर्स से लेकर डॉक्टर तक की मंजिल प्राप्त की है। युग से लेकर तक हमारे आदिवासी भाई बहन पूरे देश में पहुंचे। शिक्षा की बात करें तो हम शिक्षक से लेकर सीएम तक हमारे आदिवासी भाई बहन ने मंजिल हासिल की है। सरपंच से लेकर सीएम तक, राष्ट्रपति तक विकास की जो गति है वो प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है।
ऐसे ही दूसरा क्षेत्र है कृषि का। हम जनजाति समाज की कृषि के क्षेत्र में बात करें तो गवर्नमेंट की काफी योजनाएं उपलब्ध है, जैसे कि भूमि सुधार की हो, लघु सिंचाई की हो, उन्नत बीजों की आपूर्ति हो, भेड़ पालन हो, कुटीर उद्योग केंद्र की स्थापना की बात हो, बांस की बनावट की बात हो, या ऐसे कई उत्पादन के लिए या तो गृह उद्योग के लिए प्रशिक्षण की बात हो, तो वो जिले तक और हर स्टेट में एक्टिव है। और इतना ही नहीं, आदिवासी क्षेत्र में जो उत्पादन होते हैं, उत्पादनों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी गवर्नमेंट की ओर से जारी किया है, वो है 1800-180-1551। मतलब कि ई कॉमर्स का पोर्टल भी अभी प्रारंभ हो गया, जो आदिवासी क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन वो एजेंसी के थ्रू हमारे स्टेट मार्केट तक, हमारे नेशनल मार्केट तक ले जाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। मुर्गी पालन की जो योजनाएं है, मत्स्य पालन की हर स्टेट में स्कीम है, मधुमक्खी पालन की स्कीम है, और आदिवासी की जो अपनी हस्तकलाएं है, उनके प्रशिक्षण की बात हो, उन पर उनको कुछ डेवलप करना हो, तो उनके लिए भी काफी प्रावधान है। तो कृषि के क्षेत्र में वो लोग जो काम कर रहे हैं, इसी से उनको अच्छी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलता है। इसी तरह है हेल्थ का क्षेत्र। दोस्तों, जितनी तब्दील हुई है खासकर ट्राइबल कम्युनिटी पर, इसमें खासकर 3-4 प्रमुख रूप से ट्राइबल सोसाइटी के हेल्थ के इश्यू हमारे सामने आए। एक है सिकल सेल एनीमिया, मेरे पूर्व वक्ता ने भी ये बात प्रस्तुत की थी। दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है टीबी, और चौथा है मल न्यूट्रिशन। तो ये इश्यू गवर्नमेंट के ध्यान में भी है, और गवर्नमेंट ने उनके हेल्थ को सशक्त बनाने के लिए खास अभियान का भी प्रारंभ किया, जिसमें है मध्याह्न भोजन योजना, दूसरा है पूरक पोषण कार्यक्रम जिनको हम एसएनपी बोलते हैं, तीसरा है गर्भवती महिलाओं के लिए खास व्यवस्था एवं स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया। और इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से एक अच्छी धनराशि का भी निर्धारण खासकर केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। हेल्थ के क्षेत्र में जो मार्ग है, वो पूरे देश में केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, पूरे देश के हर सोसाइटी के समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हेल्थ में खासकर कन्या भ्रूण हत्या की, जो माता के भ्रूण की हम हत्या की बात करते हैं, तो आदिवासी क्षेत्र में तो लिंग अनुपात की हम बात देखें तो वहां 1000 पुरुष की तुलना में 1000 से भी ज्यादा महिलाओं की अनुपात है। तो एक गौरव की बात है। तो पिंक आदिवासी समाज है, और हम जो शहरी संस्कृत और सुसंस्कृत समाज कहते हैं, वो सबको आदिवासी समाज का वो लिंग अनुपात का मॉडल एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। तो हेल्थ के क्षेत्र में भी काफी प्रयास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, आपने हमारे भारत सरकार के जो बजट है उनको देखा होगा, तो इसमें 4 लाख करोड़ की खासकर आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में खासकर बुनियादी ढांचे डेवलप करने के लिए प्रयास किया है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हो, इसी तहत खास प्रयास हो रहा है। और मुख्य रूप से हम देखें तो खासकर मार्ग का नवीनीकरण की बात हो, ऊर्जा की बात हो, डाक और परिवहन की बात हो, और दूरसंचार की बात हो, इस क्षेत्र में सरकार की नीति प्रमुख रूप से बहुत इफेक्टिव हो, और खासकर जनजाति क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से काफी प्रयास हो रहा है। इसमें खासकर उद्योग, खनन, सड़क और रेलवे, तो बुनियादी स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम सबको पता है कि आदिवासी समाज में श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा है। तो आदिवासी श्रमिकों के लिए भी हर स्टेट और भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से काफी योजनाएं कार्यरत है, जैसे कि निर्माण श्रमिकों के
बच्चों हेतु छात्रावास, दुर्घटना होने पर सहायता राशि में वृद्धि, चिकित्सा अनुदान राशि वृद्धि, निर्माण कार्य में जुड़े हुए श्रमिकों के लिए खास राशि की व्यवस्था उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि आदिवासी समाज को खासकर शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इसी दिशा में एक अच्छा प्रयास सरकार की योजनाओं के थ्रू हो रहा है। लेकिन आदिवासी समाज का हमें विकास करना है, उनके सामने काफी चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस को भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि जनजाति समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट एक बहुत बड़ी चैलेंज है। उन पर गहराई से शोध करने की आवश्यकता है, उन पर चिंतन करने की आवश्यकता है, उन पर हमें चिंता जताने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात अध्ययन से पता चला कि गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज्यादातर टीचर, ज्यादातर शिक्षक मुख्य शहर में रहना चाहते हैं, आदिवासी विस्तार एवं दूर दराज के एरिया में तो नौकरी करना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात है रोजगार की समस्या। तीसरी बात है आदिवासी समाज प्रकृति के साथ जी रहे हैं, उनके जो प्रिजर्वेटिंग फॉरेस्ट है उन पर हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। उनके एनवायरमेंट है, उनके ट्राइबल जो इकोसिस्टम है, उनको भी हमें एक संवर्धन करना पड़ेगा, उनको हमें एक नियंत्रित रूप से बचाने की आवश्यकता है। हेल्थ के क्षेत्र में 3 प्रमुख इश्यू हमारे सामने है। एक टीबी है, सिकल सेल एनीमिया है, मल न्यूट्रिशन है, और आदिवासी एरिया में जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ खासकर डॉक्टर कर्मियों की कमी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की, तो ट्राइबल कम्युनिटी पर जितनी स्टडीज हुई, स्टडीज खासकर ये बात उभर कर सामने आई कि आदिवासी क्षेत्र में इंटरनेट की कमी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इस दिशा में हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता है। ट्राइबल समुदाय के बारे में, ट्राइबल समुदाय के डेवलपमेंट के लिए काफी योजनाएं है, लेकिन उनको समय पर धनराशि मिलना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली सरकार और इसके साथ जो सरकारी उनका जो एटीट्यूड है वो ज्यादातर स्टडीज में नेगेटिव दिखाई दे रहा है। उन पर हमें एक इफेक्टिव स्टेप लेने की आवश्यकता है कि हमारे जो सरकारी पूरा है, पूरी जो व्यवस्था है, उन पर हम अच्छी तरह से सोचे और इसमें जो हमारी कमियां है वो कमियां कैसे दूर हो वो भी हम समझने की कोशिश करें। ट्राइबल समुदाय में सीएम ने भी बताया कि क्राइम अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद जनजाति समुदाय में एक माइग्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस सब चैलेंजेस को हम कैसे कम कर सके, इस समस्या का सुझाव क्या हो सकता है, तो मेरी दृष्टि से सबसे पहले तो हमें आदिवासी क्षेत्र में खासकर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आदिवासी एरिया में जो चीज बनती है, जिस चीज का उत्पादन होता है, उनको हम एक नेशनल मार्केट प्रोवाइड करें। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, ट्राइबल एरिया में रागी और नागली नाम के धान्य होते हैं। वो रागी में एज पर मेडिकल साइंस राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार 100 ग्राम रागी में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो वो रागी बच्चे एवं गर्भवती माताओं के लिए उपयोगी है, शुगर लेवल कम करने के लिए उपयोगी है, वजन कम करने के लिए उपयोगी है, एवं एंटी एजिंग की समस्या से छुटकारा भी मिलता है। तो ऐसी नागली एवं रागी को हमारे नेशनल मार्केट में एक इम्पोर्टेंस मिले, उनको एक वैल्यू मिले, तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज को एक अच्छा आर्थिक उपार्जन हो सकता है। दूसरा, हमें लघु उद्योग को बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है।
जैसे कि अगरबत्ती का उद्योग हो, किस उद्योग हो, जैसे केरला और आसाम इसका बेस्ट मॉडल, पोल्ट्री फार्म का उद्योग हो, मधुमक्खी का उद्योग हो, एवं उनकी जो हस्तकलाएं है उनको बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है। ये लघु उद्योग डेवलप करने के लिए जो मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में जो उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स मॉडल दिया है माइक्रो फाइनेंस का, वो माइक्रो फाइनेंस ट्राइबल समाज के लिए एक्सेप्ट करके में इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आर्थिक क्षेत्र में आदिवासी समुदाय बन सकते हैं। काफी अध्ययन में पता चला जनजाति क्षेत्र में सैनिटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों हमारे देश में सैनिटेशन पर काम करने वाले काफी एनजीओ, जैसे कि एक दिल्ली में है सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, उनका पूरे देश में और वर्ल्ड के कई कंट्रीज में बहुत अच्छा काम है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एवं एनजीओ ऐसी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन करके ट्राइबल एरिया में खासकर सैनिटेशन का इश्यू अच्छी तरह से सोल्व हो सकता है। दोस्तों हम देखें कि ये जो पूरा ट्राइबल पॉलिसी, ट्राइबल डेवलपमेंट, नीति आयोग परियोजना ये सब तो चलता है, लेकिन भारत सरकार अभी जो ट्राइबल पर खास योजनाएं बनती है उनका इवोल्यूशन कराने के लिए 3,911 प्रोजेक्ट अभी दिए हैं, जो भारत के विभिन्न स्कॉलर उन पर काम कर रहे हैं। 300 एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट अभी कार्यरत है। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 250 एनजीओ इस क्षेत्र में भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और केवल ट्राइबल समुदाय पर रिसर्च करने के लिए 27 रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, खासकर जन समुदाय समाज के इश्यू का समाधान और उनकी प्रॉब्लम और उनका प्रिस्क्रिप्शन ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बजट का एलोकेशन भी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ओर से बजट भी दिया जाता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आदिवासी समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर खासकर समरस छात्रालय, रेसिडेंसी हॉस्टलों एवं गवर्नमेंट छात्रालयों को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक एवं दवाइयां उपलब्ध हो, ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों आज हम विकास की दौड़ में जंगल और जमीन धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस दिशा में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करने की आवश्यकता है, जैसे कि हम फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से जूझना न पड़े। इसीलिए हमें पर्यावरणीय समस्याओं का कैसा सामना करें, इनके लिए हमें आदिवासी समाज को रोल मॉडल के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा जीवन प्रकृति प्रेमी होता है, उनका पूरा जीवन जल, जमीन और जंगल के साथ होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की हमें आवश्यकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि अगर हमें आदिवासी समाज को हमारी मुख्य धारा में लाना है और जो हमारा देश का विकसित भारत बनने का स्वप्न है, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को हम साथ में रहकर केवल आदिवासी समाज पर आदिवासी लोग ही बोले ऐसा नहीं, हमारे जैसे सब, जैसे कि आशा मैडम ने आज जो बीड़ा उठाया, इसी तरह से एक बहुत बड़ा मंच पर उनकी डिस्कशन हो, उन पर डिबेट हो, उनके जो प्रमुख इश्यू है, प्रमुख समस्या है, उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनके सॉल्यूशन कैसे हम निकालें, उन पर गहराई से हम सोचें और यही हमारा जो रिपोर्ट हम गवर्नमेंट और नीति आयोग और भारत सरकार को सबमिट करें, तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज की मंजिल विकास की ओर हमें ले जानी है और इसीलिए हमारा जो आज प्रयास है वो प्रयास सार्थक है। अंत में आज मुझे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम ने अपने ट्राइबल डेवलपमेंट पर 2 शब्द प्रस्तुत करने का जो अवसर दिया, इसलिए मैं मैडम को वंदन करके बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।